जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये पूर्वावलोकन वाला भारतीय इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग पॉलिटी करेंगे। जो आने वाली बीपीएससी है 71 बीपीएससी, 71वां बीपीएससी जो है, और बीपीएससी टीआरई 4, ये दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक। इसमें जितने भी अभी तक पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए 1990 से पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ अभी तक का। इसमें 2025 तक का क्वेश्चन, इसमें तो 2025 तक का नहीं था, लेकिन अलग से हम 2025 का डाले हैं इसमें क्वेश्चन। ये देखिए कहाँ से, ये केंद्र में जो पूछता है, यूपीएससी वाला क्वेश्चन भी है इसमें हिस्ट्री का, और राज्य सिविल सेवा का भी क्वेश्चन है इसमें हिस्ट्री का। इतिहास हम लोग कर रहे हैं तो इतिहास का ही क्वेश्चन होगा इसमें। ये 71वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4 दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। ये बिना करके जाए सही नहीं रहेगा, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये ऑथराइज क्वेश्चन भी है। ये आयोग का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये आयोग द्वारा ही दिया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पूरा इम्पोर्टेंट। इसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से स्टार्ट करेंगे और इसको पहले खत्म करेंगे। ये सीरीज स्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे पहले वो समझ लीजिए। पहले हम लोग पाषाण काल से जैसे स्टार्ट करते हैं, तो पाषाण काल को खत्म करेंगे, तो फिर इसका थ्योरी भी करेंगे। थ्योरी हम लोग उस बुक से करेंगे जो यूपीएससी का बुक आता है, उड़ान का, पीडब्ल्यू का, उस बुक से करेंगे थ्योरी। वो वन लाइनर टाइप का ही है, लेकिन बहुत क्रोनोलॉजिकल तरीके से और बहुत अच्छे से सजाया हुआ है उसमें, और बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन का पैटर्न सेट किया हुआ है। वो वाला हम लोग करेंगे। पाषाण काल खत्म होगा तो पाषाण काल का फिर थ्योरी करेंगे। फिर सैंधव सभ्यता संस्कृति जो है वो खत्म करेंगे, तो फिर उसका थ्योरी करेंगे। और फिर वैदिक। पहले हम लोग क्वेश्चन इसलिए करेंगे कि पहले क्वेश्चन समझ लें ऐसा पूछ रहा है, किस तरह से आयोग मतलब क्वेश्चन पूछता है। ये जितना भी क्वेश्चन, ये मॉक टेस्ट वाला तो है नहीं, ये आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो ऑथराइज्ड क्वेश्चन, ऑफिशियल क्वेश्चन इसको बोलते हैं। इससे पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ, तो हम लोग उसी तरह फोकस लेके आगे पढ़ेंगे। ये बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। एक इसमें अगर एक वीडियो में कंप्लीट करना है थ्योरी और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ये घटना चक्र है, तो वो बोलिए। अगर दोनों अलग अलग वीडियो करना है तो वो ही बोलिए। पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, फिर जैसा कमेंट आएगा उस तरह से हम लोग करेंगे। इसमें 28,000 प्लस क्वेश्चन है, देख लीजिए 28,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। देखिए यहाँ 28,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें, 28,935। और किस किस राज्य का पूछा हुआ है ये देख लीजिए यहाँ, ये किस किस राज्य का पूछा हुआ है यहाँ है। आईएएस का क्वेश्चन जो है, यूपीएससी का क्वेश्चन 2011 से 2021 तक का जितना क्वेश्चन है ये इसमें पूछा हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश का है, फिर उत्तराखंड का है, फिर छत्तीसगढ़ का, फिर झारखंड का भी है। तो हम लोग अभी जितना जो पास में है 71वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4 दोनों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, और इसी तरह पढ़ेंगे क्वेश्चन छूटे नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें शॉर्ट नोट्स भी दिया हुआ है, जो नोट्स दिया हुआ है। तो हम लोग थ्योरी करेंगे, तो इसका नोट्स करना है या नहीं करना है ये आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, या फिर खाली क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के नीचे भी उसका थोड़ा सा विश्लेषण दिया हुआ होता है। अगर नोट्स करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग थ्योरी करेंगे ही दूसरे बुक से, जो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। क्योंकि इसका नोट्स जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है, जिस तरह पूछा है क्वेश्चन उतना ही दिया हुआ है। और थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे, तो जिस पाषाण काल है तो पाषाण काल का जितना चीज भी है इंपॉर्टेंट वो सब देख लेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। क्या थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये बताना है। तो ए वाला कह रहा है भूगर्भ वैज्ञानिक थे, बी वाला कह रहा है पुरातत्वविद थे, सी कह रहा है पूरा वनस्पति शास्त्री थे, डी कह रहा है इतिहासकार थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे, आप लोग पहले पॉज करके आंसर दे दीजिए, फिर इसका आंसर देखिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा। तो इसका आंसर होगा ए बी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे पूरा भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। इसका विश्लेषण भी देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ विश्लेषण दिया हुआ है, विश्लेषण देख लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए बी दोनों होगा। विश्लेषण हम लोग देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, कोपेनहेगन कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह, पाषाण, कांस्य और लौह, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर शिला जो भी बोल सकते हैं, पाषाण भी बोल सकते हैं, और कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय में विभाजन किया था। मतलब ये 3 युग में जो बांटा था, कांस्य युग, लौह युग और पाषाण काल, किसने बांटा था? कोपेनहेगन संग्रहालय के मतलब विभाजन, त्रियुगीय विभाजन किया था, मतलब ये कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से। तो इसका ऑप्शन है ए वाला, थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने, डी चाइल्ड ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आगे देखते हैं। इसका आंसर होगा ए वाला, थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने, थॉमसन, ए वाला। आगे देखते हैं। डेनमार्क, कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय 1818 से 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था, इसका पूरा नाम था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 3 नंबर वाला, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था ये पूछ रहा है। ए वाला ऑप्शन कह रहा है निचले पूरा पाषाण काल में, बी मध्य पूरा पाषाण काल में, सी ऊपरी पूरा पाषाण काल में, और डी मध्य पाषाण काल में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी वाला, ऊपरी पूरा पाषाण काल में। ये यूपी पीसीएस से पूछा हुआ मेंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, ये इसका आंसर इसमें दिया हुआ मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में ये उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। इसका आंसर डी वाला होगा। इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण मतलब उच्च वाला आ ही गया था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ? आदमगढ़, होशंगाबाद से। आदमगढ़, होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से भी मिलते हैं। भारत में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ से मिलता है, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, और बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। ए कह रहा लंघनाज, बी बीरभानपुर, सी आदमगढ़, और डी चपानी मांडो। इसका हम लोग ऊपर में देखें, इसका आंसर होगा आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर वाला। 5वां नंबर वाला क्या कहता है? 5वां नंबर वाला, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए कह रहा है चौपानी मांडो से, बी काकोरिया से, सी महदहा से, और डी सराय नहर राय से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दिया हुआ है सी और डी दोनों। इसका आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? मैदहा से और सराय नहर राय से। मैदहा से और सराय नहर राय दोनों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर वाला। 6ठा नंबर वाला क्या कहता है? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए कह रहा सराय नहर से, बी मैदहा से, सी लेखिया से, और डी चौपानी मांडो से।
इसका आंसर क्या होगा? सराय नहर राय से, अरबी मैदहा से। ये क्वेश्चन वही है, घुरा फिरा के कितने तरह से पूछा हुआ है वो बता रहा है। यूपी आरओ एआरओ में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हड्डी निम्नलिखित में आभूषण निर्मित हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से बना हुआ आभूषण जो पहनती है मतलब लेडीज लोग, और उस समय तो जेंट्स भी पहनता था। तो कहाँ से मिला है? वो सराय नहर राय से और मैदहा से, दोनों जगह से मिला है हड्डी से बना हुआ आभूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर वाला। 7वां नंबर क्या कहता है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कब्र एक ही है लेकिन मानव कंकाल 3 निकला है, वो कहाँ से मिला है? ए कह रहा है सराय नहर राय से, बी कह रहा है दमदमा से, सी कह रहा है मैदहा से, डी कह रहा है लंगनाथ से। इसका आंसर क्या होगा? 7 वाला आंसर होगा बी वाला, दमदमा से। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर वाला। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, सबसे पहले जो कृषि प्रारंभ हुई थी वो कब हुई थी ये बताना है। इसमें ए कह रहा नवपाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी पुरापाषाण काल में, डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। इसका आंसर ए वाला होगा, नवपाषाण काल में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां नंबर वाला क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ए कह रहा है नीलगिरी पहाड़ी में, बी शिवालिक पहाड़ी में, सी नल्ला मल्ला पहाड़ी में, डी नर्मदा घाटी में। इसका आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा डी, नर्मदा घाटी में। 9 का आंसर क्या होगा? डी वाला, नर्मदा घाटी में। इसका विश्लेषण भी देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश। भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा नामक जगह में। हथनौरा जो जगह है वो मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में है। नर्मदा क्षेत्र कहाँ? होशंगाबाद में। नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने किया था। अरुण सोनकिया ने किया 5 दिसंबर 1982 को हुआ था इसका खोज। भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नर्मदा क्षेत्र कहाँ है? हथनौरा में, होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 वाला हो गया। 10 नंबर वाला। 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? मानव का जीवाश्म जो हड्डी होता है, मानव का जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ए कह रहा गंगा नदी घाटी, बी कह रहा यमुना नदी घाटी, सी कह रहा नर्मदा घाटी, डी कह रहा उत्पत्ति घाटी, ताप्ती घाटी बोलते बोलते। ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहले बीपीएससी ऐसा इस तरह से पूछता था, अब दोनों अलग हो गया है। ई वाला अलग और एक 5वां ये उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन अलग कर दिया है। पहले दोनों एक ही में होता था। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का आंसर होगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी होगा आंसर इसका, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर वाला। 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव सबसे पहले कौन सा अनाज उपयोग किया था ये पूछ रहा है। ए कह रहा गेहूं, बी कह रहा चावल, सी कह रहा जौ और डी कह रहा बाजरा। सबसे पहले जो मानव इस्तेमाल किया था खाने वाले चीज में, अनाज में, वो था जौ। वो क्या था? जौ। ये जौ था। सबसे पहले मानव अनाज में जौ खाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर वाला। 12 नंबर वाला देखिए, यूपी लोअर सब डिवीजन में पूछा गया 2004 में, 2008 में पूछा गया। 12 नंबर वाला क्वेश्चन है क्या? भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप
भारत उपमहाद्वीप जब बोला जाता है तो ये भारत सिर्फ नहीं आता, उसमें पाकिस्तान, अगल बगल वाला भूटान, ये सब भी आ जाता है, नेपाल। भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब आता है। भारतीय महाद्वीप में 5 देश है जो आ जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। भारत उपमहाद्वीप के कृषि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ, भारत में जो पहला कृषि हुआ था उसका साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? ए कह रहा है कोल्डिवा से, बी कह रहा है लोहरादेव से, सी कह रहा है मेहरगढ़ से, डी कह रहा है टोकवा से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी वाला, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला वो कहाँ मिला है? मेहरगढ़ से। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है? बहुत सारे। इसमें तो दिया हुआ है कम, दो ही दिया हुआ है यूपी लोअर सब डिवीजन में, लेकिन और भी कितने एग्जाम में पूछा हुआ है। नहीं, इसमें मेहरगढ़ तो था पहले, ये 7000 ईसा पूर्व में मिला था, लेकिन ये यहाँ से गेहूं मिला था और यहाँ से चावल मिला था 9000 ईसा पूर्व में लोहरादेव से। तो इसका आंसर बी होगा। यहाँ कृषि प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ कृषि का, तो ये लोहरादेव से प्राप्त हुआ था, बी वाला। देख लीजिए इसका विश्लेषण देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला। नवीनतम खोजों के आधार पर, मतलब नया खोज हुआ है आधार पर, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, जो लोहरादेव है। यहाँ से चावल मिला था। यह 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच का चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ से गेहूं मिला था जो 7000 ईसा पूर्व था, और लोहरादेव से जो मिला है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से, वो 9000 ईसा पूर्व का साक्ष्य, वहां से चावल मिला है। उल्लेख है कि इन नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। इससे पहले, खोज होने से पहले प्राचीनतम जो था वो साक्ष्य वो मेहरगढ़ ही था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह 7000 ईसा पूर्व से में 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोहलडीवा इलाहाबाद जिले बेलन नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद जिला इलाहाबाद है और बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लोहरादेव, मतलब पहले मेहरगढ़ माना जाता था, लेकिन अब अगर ऑप्शन में लोहरादेव हो और चावल गेहूं का अलग अलग नहीं पूछा गया हो, अनाज का पूछा गया हो सिर्फ, तो लोहरादेव पे टिक करना है। परंतु लोहरादेव के विकल्प में ना होने पर मेहरगढ़ ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर वाला है। 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है, ए वाला कह रहा है ब्रह्मगिरी से, बी वाला कह रहा है बुर्ज होम से, सी कह रहा है कोल्डिवा से, डी कह रहा है मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे लोहरादेव नहीं है। क्या है ऑप्शन? फिर से देखते हैं। एक है ब्रह्मगिरी से, एक कह रहा है बी बुर्ज होम से, बुर्ज होम तो पाषाण काली स्थल है, और सी कह रहा है कोल्डिवा से, और डी कह रहा है मेहरगढ़ से। तो यहाँ पे लोहरादेव कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा मेहरगढ़। अगर यहाँ पे लोहरादेव होता तो लोहरादेव उसका आंसर होता, जो यूपी में है। मेहरगढ़ से गेहूं मिला है और लोहरादेव से चावल मिला है, जो 9000 ईसा पूर्व का है, और मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व का है। मतलब 2000 ईसा पूर्व पहले चावल का साक्ष्य मिल चुका था भारत में लोहरादेव से, जो उत्तर प्रदेश में है, और मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व मिला है, मतलब 2000 ईसा पूर्व उसके बाद। तो इसमें ऑप्शन में लोहरादेव नहीं होने के कारण इसका आंसर होगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर वाला। 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन घुरा घुरा के पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, दोहरा रहा है तरह तरह से। इसका ये है लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़, और डी मुंडी घाट। तो इसका आंसर सी वाला होगा, मेहरगढ़। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोहरादेव रहता तो लोहरादेव होता, ये याद रखना। मेहरगढ़ और लोहरादेव रहे तो लोहरादेव को मारना है। 15 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में
उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्या होता है? उत्तर पश्चिम ये जैसे है यहाँ साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर पश्चिम हो गया ये वाला, पश्चिम इधर है और ये उत्तर है, तो उत्तर पश्चिम यहाँ से ये उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का क्या है? उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान, इधर पाकिस्तान में जो सटा हुआ है हमारा बच्चा पाकिस्तान, उसमें उसी में है बलूचिस्तान, उसी में मेहरगढ़ है, तो इसका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। नक्शा ठीक से नहीं बना, नक्शा यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये यहाँ से उत्तर पश्चिम ये हो गया, ये अपना बच्चा यहाँ पाकिस्तान, इसी में बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का जिला है, उसी में मेहरगढ़ है। वहीं पहली बार गेहूं पाया गया था, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। अब लेकिन नया रिसर्च से पता चला है कि सबसे पहले कृषि भारत में हो चुका था 2000 ईसा पूर्व, मतलब उससे 2000 ईसा पूर्व पहले ही, मतलब 9000 ईसा पूर्व में हुआ था। चावल का खेती का साक्ष्य मिला है भारत में लोहरा द्वीप से, और मेहरगढ़ से में जो साक्ष्य मिला वो 2000 साल के बाद का है, जो वहां से कहा मिला? गेहूं का साक्ष्य मिला है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि और पशुपालन दोनों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए कह रहा अंजीरा से, बी दमदम सदात से, दम्ब सदात से, सी कह रहा है किली गुल मोहम्मद से, डी कह रहा है मेहरगढ़ से, ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी वाला, मेहरगढ़। प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कृषि का भी और पशुपालन का भी मेहरगढ़ से। जहाँ पे कृषि होगा तो वहां पे पशुपालन होगा ही, फिर वहां पे लोग रहेगा तो पशु भी कृषि में यूज होगा, इसलिए दोनों का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर वाला। उस स्थल का नाम बताएं, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए कह रहा है धौलावीरा से, बी कह रहा है किली गुल मोहम्मद से, सी कालीबंगा से, डी मेहरगढ़ से। इसका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। जहाँ पे कृषि होगा वहां पे लोग भी रहेगा, वहां पे नदी भी पास में होगा और वहां पे पशु भी पाला जाएगा। इसका क्या होगा आंसर? मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका विश्लेषण देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी पारमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व है और 3500 ईसा पूर्व। अतः विकल्प डी सही होगा, मतलब कालीबंगा में ही पाया गया है लेकिन 4000 ईसा पूर्व। सबसे पहले मेहरगढ़ में पाया गया है किले गुल मोहम्मद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर वाला। 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? ये भी वही है, पशुपालन मध्य पाषाण काल में बोला गया है, पशुपालन के प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण कालीन में। ए वाला कह रहा औदे से, बी बोरी से, सी कह रहा बागोर से, डी कह रहा लखनिया से। मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिला है? सी बागोर से। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। निम्न में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला है? बागोर से। इसका विश्लेषण देखते हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश, इसका जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला वो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिला है।
मध्य प्रदेश से मिला है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से मिला है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आजमगढ़, होशंगाबाद के निकट आजमगढ़ से मिला है। और राजस्थान के भीलवाड़ा से मिला है, राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित बागौर, भीलवाड़ा में स्थित बागौर से। ऑप्शन में आजमगढ़ नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन में सिर्फ बागौर है, इसलिए इसका आंसर बागौर होगा। कहाँ कहाँ मिला ये याद रखना है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आजमगढ़, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बागौर जगह से। ये सब बार बार पूछता है। अगला देखते हैं 19 नंबर वाला। 19 नंबर वाला क्या कहता है ऑप्शन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है। ए पूरा पाषाण युग को, बी नव पाषाण युग को, सी ताम्र पाषाण युग को, डी लौह युग को। इसका आंसर होगा सी वाला, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग, आंसर ताम्र पाषाण युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर वाला। 20 नंबर वाला क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला वाला कह रहा है आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। बी कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा वाला कह रहा है धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा वाला यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इसका आंसर क्या होगा, ए वाला 1 3 4। 1 3 4 दो वाला सिर्फ गलत है, बाकी सही है। 1 3 4 में क्या है, आहार तांबा गलाना जानते थे। 3 में धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तांबा गलाना जानते थे तो वो धातु का काम भी करना जानते थे, तब तो तांबा गलाते थे। यहाँ से काले लाल रंग के, काले और लाल, आहार से क्या मिला है, काले और लाल रंग के मृदभांड काले मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। काले लाल रंग का मृदभांड मिला है जिस पर सफेद रंग का ज्यामितीय आकृतियां उकेरा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर वाला। इसका विश्लेषण देखते हैं थोड़ा सा। आहार दक्षिण पूर्व राजस्थान, आहार जो था है वो दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे, वो कृषक और पशुपालक थे। गेहूं जौ तथा चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्बती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुत आयत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते थे। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड में प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी। आहार कहाँ है, आहार ताम्रपाषाणिक स्थल राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर वाला। 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, मतलब पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का सांस्कृतिक अवशेष मिला है। ए कह रहा है आमरी से, बी कह रहा है मेहरगढ़ से, सी कह रहा है कोटदीजी से, डी कह रहा है कालीबंगा से। पाषाण से लेकर हड़प्पा तक का साक्ष्य कहाँ से मिला सांस्कृतिक अवशेष का, वो मिला है मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त का हुआ है मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 22 वाला देखते हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ए वाला है केडी वाजपेयी ने, बी कह रहा है वीएस वांगकांकर ने, सी कह रहा है एचडी सांकलियान ने,
एच डी सांकलिया ने। डी कह रहा है मॉर्टिमर हिलर ने। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर होगा सी वाला, एच डी सांकलिया ने। नवदा टोली का उत्खनन किया था एच डी सांकलिया ने। नवदा टोली कहाँ है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्रंथ है, ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर वाला है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली हम लोग देखें अभी कहाँ अवस्थित है। ए कह रहा गुजरात, बी कह रहा महाराष्ट्र, सी कह रहा छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। ये हम लोग देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में है नवदा टोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर वाला। 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी कह रहा मंदिर के रूप में, डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। मृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, इसका आंसर होगा क्या? बी वाला, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारक ये वाला आता है। ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। इसका विश्लेषण भी देखते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। बृहत पाषाण या मेगालिथ नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल समाधि, कैर्न सर्किल समाधि, डोलमेन समाधि, अम्ब्रेला स्टोन समाधि, हुड स्टोन समाधि, कदराए मोहिर समाधि, कदराए और मोहिर समाधि। ये सब नाम पूछता है कि ये क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नाम सब इंपॉर्टेंट है मेगालिथ के नाम से। बृहत पाषाण युग मेगालिथ के नाम से जाना जाता है, जिनके विभिन्न प्रकार के नाम है, जैसे शीर्ष समाधि, पीठ सर्किल समाधि, कार्न सर्किल समाधि, डोलमेन बहुत बार पूछा हुआ है, अम्ब्रेला स्टोन समाधि, हुंड स्टोन समाधि, कदराई समिति और मेहिर समाधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर वाला। 25 नंबर वाला क्या कहता है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? नवपाषाणिक स्थल है। राख का टीला कहाँ मिला है जो नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए कह रहा है बूदीहाल, बी कह रहा है संगनकुल्लू और सी कह रहा है कोल्डीवा, डी कह रहा है ब्रह्मगिरी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी वाला, संगनकुल्लू। इसका आंसर होगा संगनकुल्लू। इसका आंसर संगनकुल्लू होगा। ये मद्रास में है। कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकुल्लू नाम नवपाषाणिक कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकुल्लू नामक नवपाषाणिक कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। संगनकुल्लू कर्नाटक, वेल्लारी जनपद में। भीमबेटका 26 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है ये देखते हैं। ये वाला कह रहा गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी खनिज के लिए, सी कह रहा बौद्ध प्रतिमा के लिए, सी कह रहा है सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हल्का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। इसका आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इसमें जानवर का चित्र सब बना हुआ है गुफा के अंदर, मध्य प्रदेश में। उसका नाम भीमबेटका है। देखिए यहाँ
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर वाला। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए कह रहा है अजंता, बी भीमबेटका, दूसरा और ऑप्शन देखते हैं। सी कह रहा है बाघ की गुफा, और डी अमरावती। ये उत्तराखंड यूडीए और एलडीए में से पूछा हुआ, यूपीपीसीएस में से पूछा हुआ 2011-2007 में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भीमबेटका। इसका आंसर होगा भीमबेटका। देख चुके हैं हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला आ गया, या जीवित चित्रकला का वर्णन पूछे या कुछ भी चित्रकला में भीमबेटका रहे तो आंसर वही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर वाला। 28 नंबर क्या कहता है? भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ये तो पता है, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में है, या पंचमढ़ी में है, या सिंगरौली में है, या डी वाला अब्दुलगंज रायसेन में है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी वाला। ये एमपी पीसीएस में पूछा हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर का पूछा हुआ है। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर वाला। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? ए कह रहा घाघरिया से, बी कह रहा भीमबेटका से, सी कह रहा है लेखैया से, डी कह रहा आदमगढ़ से। क्या कह रहा है? शिलाश्रय मतलब पत्थर पे उकेरा हुआ, शिला मतलब पत्थर होता है, पहाड़, चार चित्र प्राप्त हुआ है, तो ये इसका भी आंसर होगा भीमबेटका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर वाला। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ए वाला कह रहा माधो स्वरूपवंश, बी एच डी संकलिया, सी वी एस वाकांकर, डी कह रहा है वी एन मिश्रा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी वाला एच डी संकलिया। नहीं, इसका आंसर सी वाला होगा। पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार पूछ रहा है, इसलिए पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की। इसका आंसर होगा सी वाला वी एस वांकाकर। नाम सब थोड़ा देखिए, इसका विश्लेषण भी देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में हुई थी। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1957, आजादी के बाद 1857 और ये 1957। एक वाकांकर ने की थी, वी एस वाकांकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों का विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भीमबेटका विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर वाला। 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को खोजा था सी वाला डॉक्टर विष्णुधर वाकांकर। यहाँ पूरा नाम दिया हुआ यस वाकांकर था, या डॉक्टर विष्णु वाकांकर है। इसका आंसर क्या होगा? भीमबेटका को खोजा था किसने? डॉक्टर विष्णुधर वाकांकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर वाला। आप लोग पहले
आंसर दे दिया कीजिए पॉज करके, फिर इसका आंसर देखा कीजिए। 32 वाला क्या होगा? गैरिक मृतभांड, गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। ए कह रहा है हस्तिनापुर में, बी हाई क्षेत्र में, सी कह रहा है नोह नोह में, डी कह रहा है लाल किले में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए हस्तिनापुर में। गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ये क्या है देख लीजिए। गंगा यमुना दोआब का, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृतभांड के नमूनों के कारण गेरुवणी गेरुवणी गैरिक मृतभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया। बीवी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृतभांड प्राप्त किया था। हस्तिनापुर में सबसे पहले गैरिक मृतभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण भी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर वाला। ताम्राशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये ताम्राशम है, मतलब ताम्रपाषाणिक काल में। ताम्राशम मतलब होता है ताम्रपाषाणिक काल में महाराष्ट्र के लोग, यहाँ ताम्राशम लिखा हुआ है लेकिन ये इसका मतलब वही ताम्रपाषाणिक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे, जो घर होता था उसी के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण की ओर, इस तरह उत्तर दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर वाला। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? मतलब मानव के साथ कुत्ता भी मिला है, उसका हड्डी। ए कह रहा है ब्रह्मगिरी से, बी कह रहा है बुर्जहोम से, सी चिरांद से, डी कह रहा है मास्की से। इसका आंसर होगा बुर्जहोम, जो कश्मीर में है। वहां से गड्ढे में रहने का साक्ष्य मिला है, गर्तावास जिसको बोलते हैं। देखते हैं यहाँ जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास मतलब गड्ढे वाले घर, गर्तावास मतलब गड्ढे वाले घर भी यहाँ प्रमुख विशेषता थी। बुर्जहोम से क्या क्या मिला है? जो कश्मीर में है वहां से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है, और गर्तावास मिला मतलब गड्ढे वाला घर, गड्ढा करके अंदर घर बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। हम लोग 35 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर वाला क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ये तो हम लोग देख चुके हैं ऊपर भी, फिर से पूछा हुआ है। कहाँ मिला है? बुर्जहोम से, जो कश्मीर में, वहां गर्तावास भी मिला है, मतलब गड्ढे वाला घर। ये किसने पूछा हुआ? उत्तराखंड पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है ये। जो जो क्वेश्चन जिसमें जिसमें आया हुआ उसके नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 36 वाला देखते हैं। 36 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसका सीधा बुर्जहोम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर वाला। 37 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। इसमें विचार करना है ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण, मतलब वो जो ऐतिहासिक स्थल है वो किस चीज के लिए नाम है उसका, ये देखना है। बुर्जहोम से क्या मिला हम लोग को याद हो जाना चाहिए अभी तक। शैलकृत देव मंदिर मिला है, या टेराकोटा कला मिला है, या ताम्र कलाकृतियां मिली है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस का। यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। तो बुर्जहोम वाला तो यहाँ पे कुछ दिख रहा ही नहीं, मतलब कश्मीर वाला तो कुछ दिख नहीं रहा है। गर्तावास या मतलब मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो कंकाल मिला है दोनों का, वो तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, तो ये वाला कट गया इसमें। और ये दूसरा है चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा कला के लिए, मतलब टेराकोटा मतलब मिट्टी की कला के लिए। गणेश्वर जिसके लिए प्रसिद्ध है? ये ताम्र कलाकृतियां के लिए। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा डी वाला।
2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर वाला। 38 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसका विश्लेषण देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 वाला, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र से के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहाना पहाड़ से, या घाघरिया से, या बघहरी खोर से, या डी लेखैया से? इसका आंसर है डी वाला, लेखैया से। ये विंध्य क्षेत्र में, विंध्य पहाड़ी जो है उसके क्षेत्र में किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल, सबसे ज्यादा मानव का कंकाल मिला है, हड्डी कहाँ से मिला? लेखैया, विंध्य क्षेत्र से मिला, लेखैया नामक जगह से। इसका विश्लेषण देख लेते हैं, ये नया है। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक, डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया, विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय से, शिलाश्रय मतलब कि पहाड़ वाला जो गड्ढा नीचे गुफा तुफा होता है, वो शिलाश्रय से संख्या 1, शिलाश्रय संख्या 1 से, गुफा पहाड़ का गुफा जो होता है वह शिला संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु, मध्य पाषाणिक लघु पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। मतलब वहां से पाषाण उपकरण भी मिला है, लघु पाषाण उपकरण भी मिला है, और वहां से 17 मानव कंकाल भी मिला है, प्राप्त हुआ है, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है, तथा अधिकांश छत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। अगला 39 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन में को अभिकथन को ए तथा दूसरे को आर में कहा गया है। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो अभिकथन ए में क्या कहा गया है? ए में कहा गया, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ये यूपीएससी का हिंदी ही कठिन होता है, ये गूगल ट्रांसलेट करता है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने, अभी हम लोग जितने भी पीसीएस का क्वेश्चन देखें और फिर यूपीएससी का क्वेश्चन देखें, उसका सिर्फ भाषा कठिन होता है, वही क्वेश्चन वही होता है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में, नूतन भूतल काल यही समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट, अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। इसका दूसरा वाला देखते हैं। आर में क्या है? आर में दिया हुआ है, आर जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। ए कह रहा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें आंसर होगा ए वाला, ए आर दोनों सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका विश्लेषण देखना पड़ेगा। जी आर शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। विश्लेषण कितना अच्छे ढंग से दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा भाषा बना दिया है कि फिर से इसको देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवास, मतलब विंध्य क्षेत्र से गंगा घाटी की तरफ गया लोग सुखाड़ के कारण। आर कह रहा जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, मतलब सुखाड़ पड़ गया था तो शुष्क हो गया था परिवर्तन का। तो दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर वाला। 40 नंबर क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति विभाग का, बी पर्यटन का, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, और डी कह रहा है मानव संसाधन विकास का।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सांस्कृतिक विभाग का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों से किसका संलग्न कार्यालय है? यह है संस्कृति विभाग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर वाला। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये पीसीएस वाला क्वेश्चन है, कितना सीधा है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम का, बी कह रहा है जॉन मार्शल का, डी कह रहा है, सी कह रहा है मार्टिमर हिलर का, डी कह रहा है जेम्स प्रिंसेप का। इसका आंसर होगा क्या? ए वाला, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका विश्लेषण देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1814 से 1893 का उसका काल था। अलेक्जेंडर कनिंघम का काल 1814 से 1893 था। इसका देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। 42 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? 42 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव 42 वाला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ए कह रहा है गुवाहाटी में, बी कह रहा है बस्तर में, सी भोपाल में, डी चेन्नई में। इसका आंसर क्या होगा? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? मध्य प्रदेश, भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। यहाँ पे पाषाण काल का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, पाषाण काल का खत्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा सैंधव सभ्यता के सांस्कृतिक, सैंधव सभ्यता के एवं संस्कृति है। इसमें कितना क्वेश्चन था? इसमें 42 क्वेश्चन था। ये शायद याद रहा होगा या नहीं रहा होगा, प्रैक्टिस तो हम लोग कैसा क्वेश्चन है देख लिए, लेकिन माइंड मैप पर भी हम लोग कर लेते हैं। माइंड मैप 1-2 पेज का है, जो हम लोग किए हैं अभी जोन चैप्टर, वही चैप्टर का माइंड मैप। हम लोग माइंड मैप के थ्रू जितना क्वेश्चन किए हैं वो दोहरा लेते हैं एक बार में। तो देखते हैं माइंड मैप में क्या है। देखिए इसमें इतिहास सामान्य परिचय, इतिहास मतलब 3 तरह का है, किसमें किसमें है कि क्या कहता है देखते हैं। लिखित साक्ष्यों का अभाव, प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है? इसमें लिखित साक्ष्य का अभाव हो, मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिलता हो, केवल पुरातत्व साक्ष्य उपलब्ध हो। मतलब पुरातत्व साक्ष्य मतलब खुदाई उदाई से जो मिलता है वो पुरातत्व साक्ष्य है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसे काल पाषाणिक काल सभ्यता है। पाषाण काल सभ्यता में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, सिर्फ पत्थर वत्थर का सामान खुदाई से जो मिला है वही है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रागैतिहासिक काल। अब आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आता है, जिसमें लिखित साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य हम लोग को मिला है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। इसलिए हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों पर भी निर्भर हैं अभी तक। जो खुदाई से मिला उसी पर निर्भर है। लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, उसे आदि ऐतिहासिक कहा जाता है, मतलब आधा इतिहास। ऐसा कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा ही आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। और ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्यों का प्रचुरता है, मतलब लिखित साक्ष्य भी बहुत सारा है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, मतलब लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक खुदाई से मिला वो भी उपलब्ध है, वो इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ तक। ये ऐतिहासिक काल कब से स्टार्ट होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। हम लोग पाषाण काल वाला पढ़ रहे थे, पाषाण काल एक नजर में देख लेते हैं शॉर्ट में। यह है माइंड मैप, दिमाग में बन जाएगा कहानी की तरह। पाषाण काल, पाषाण काल देखते हैं। शिकार एवं खाद्य संग्रह, मतलब उस समय वो लोग शिकार करता था पाषाण काल में, और खाद्य जो फल वल होता था उसको जमा करता था। और पशुपालन कृषि अग्नि का ज्ञान नहीं था, मतलब उस पूरा पाषाण काल में कृषि का भी ज्ञान नहीं था, मतलब खेती लोग नहीं करता था, और अग्नि का भी ज्ञान नहीं, आग का भी आविष्कार उस समय नहीं था।
मतलब आग का ज्ञान नहीं था, आग तो शुरू से होगा लेकिन उसका ज्ञान नहीं था कैसे जलाना है। इस काल से संबंध प्रथम हस्तकुठार मिला है, मतलब इस काल के जो औजार मिला है उसका नाम हस्तकुठार है, जो कुल्हाड़ी की तरह था, पत्थर का था, लेकिन 1863 ईस्वी में पल्लावरम मद्रास से मिला है। 1863 ईस्वी में कहाँ मिला है हस्तकुठार? पूर्व पाषाणिक काल का हस्तकुठार कहाँ मिला है? पल्लावरम मद्रास में 1863 में। इसको कौन खोजा है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा है इसको। पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, बी है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल में है क्रोड उपकरण, मतलब विशेषता उसका है क्रोड उपकरण का हस्त कुठार मिला है पूरा पाषाण काल जो इसमें है, और विदर्णी मिला है, खंडक मिला है और विदर्णीय मिला है। ये सब औजार है उस समय का, जैसे शिकार करने के लिए जो औजार होता था या कुछ तोड़ने के लिए, खोदने के लिए, वो सब औजार है ये सब। मध्य पूरा पाषाण काल का है फलक उपकरण। मध्य पाषाण काल को फलक उपकरण काल भी कहा जाता है। ये था क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित था। मध्य पूरा पाषाण काल का क्या पहचान है? वो फलक का निर्माण कैसे हुआ? क्वार्टजाइट पत्थर से। और तीसरा वाला है उच्च पूरा पाषाण काल, मतलब लास्ट वाला पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल आ गया। ये मध्य पूरा पाषाण काल है, मतलब पूरा पाषाण का काल का भी 3 भाग, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और उच्च पूरा पाषाण काल से क्या मिला? तक्षिण एवं खुरचनी, मतलब जो फल वल को लोग खुरचता होगा, छिलता होगा, उसी का। हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? किस लिए मध्य पाषाण काल को जाना जाता है? शिकार और खाद्य संग्रह। मध्य पाषाण काल में वो शिकार करता था और खाद्य संग्राहक था। और ये मध्य पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है? पशुपालन का साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर राजस्थान से, ये दोनों जगह से, इंडिया से बागोर राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का साक्ष्य भारत में पशुपालन का कहाँ मिला है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर राजस्थान से। और अस्थि निर्मित उपकरण, मतलब जो हड्डी होता है उसी से बनाया हुआ औजार, अस्थि निर्मित उपकरण से कहाँ से मिला है? सराय नहर राय से, सराय नहर राय से और मैदहा से, सराय नहर राय और मैदहा से अस्थि से बनाया हुआ उपकरण मिला है। अब आगे देखते हैं हम लोग नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से क्या क्या मिला है? नवपाषाण काल किस लिए जाना जाता है? खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, मतलब कृषि का स्टार्ट हो गया, यहाँ से खेती स्टार्ट हो गया नवपाषाण काल से। आग का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया नवपाषाण काल से, याद रखना, आग का प्रयोग कब हुआ? नवपाषाण काल में। और खाद्य कृषि का उद्घाटन कब हुआ? नवपाषाण काल में। महत्वपूर्ण आग का प्रयोग जो हुआ, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि था। भारत में नवपाषाणिक काल स्थल कहाँ कहाँ है? नवपाषाण का लहुरा देव, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है नवपाषाणिक स्थल है जो लहुरा देव, भारत में है, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव वाले में अभी घटना चक्र में। लहुरा देव से चावल का साक्ष्य मिला है जो 9000 ईसा पूर्व का है, चावल का साक्ष्य। उसके बाद जो चीज गेहूं का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से मिला 7000 ईसा पूर्व से, हम लोग याद कर सकते हैं, उसको रिकॉल हो जाएगा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये नवपाषाणिक काल स्थल है, लहुरा देव जो है नवपाषाणिक काल स्थल है। और फिर मेहरगढ़, ये भी नवपाषाणिक काल स्थल है, ये उससे यहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये पाकिस्तान में है। और गुफा कराल, ये कृषि का पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? नवपाषाणिक स्थल से कृषि और पशुपालन दोनों का, ये गुफा कराल से। मेहरगढ़ से भी मिला है गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य, और गुफा कराल से मिला कृषि और पशुपालन का साक्ष्य। और बुर्जहोम जो कश्मीर में है, बुर्जहोम, वहां से क्या मिला है? वहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है, और गर्तावास मिला, मतलब गड्ढे में रहता था वो लोग घर बना के, और मानव कंकाल के साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ उसका कंकाल मिला है। और संगन कुल्लू और पिकली हल और उतनूर, ये राख के टीले मिले हैं। राख का टीला कहाँ मिला ये भी पूछा जाता है। राख का टीला मिला है संगन कुल्लू, कर्नाटक में जो है, हम लोग ये संगन कुल्लू आया हुआ है क्वेश्चन, संगन कुल्लू कर्नाटक में राख का टीला मिला। और पिकली हल जो है वो वहां से भी राख का टीला मिला, और उतनूर से भी राख का टीला मिला। उतनूर, संगन कुल्लू और पिकली हल से मिला है राख का टीला। ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, अगर क्वेश्चन कठिन करेगा तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। देखिए परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब एक जगह किया गया है। स्थल और संबंधित साक्ष्य,
एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला? एक ही कब्र में, ये क्वेश्चन हम लोग आया था, उसको फिर से हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिला है दमदमा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिला है दमदमा से। और फिर क्या, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन का साक्ष्य मिला है आदमगढ़ से। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, मध्य पाषाण काल जो था, मध्य पाषाण काल, उसके अंतिम चरण में मिला है पशुपालन का साक्ष्य, वो है आदमगढ़। प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है, और पाषाण संस्कृति के लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। यहाँ पाषाण से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक का अवशेष मिला है मेहरगढ़ से। और यह भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है हथनौरा से। नर्मदापुर होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। नर्मदापुरी बोल सकते हैं या होशंगाबादी बोल सकते हैं, वो दो, यहाँ हथनौरा है, जगह का नाम है, वहां से मिला भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य। ये नर्मदा घाटी भी दे सकता है, और होशंगाबाद भी दे सकता है ऑप्शन में, और हथनौरा भी दे सकता है, ये सब एक ही जगह है। अगर बोल दिया जाए कि भारत में मानव कंकाल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो अगर नर्मदा घाटी ऑप्शन में रहा तो नर्मदा घाटी लगेगा, अगर होशंगाबाद रहा ऑप्शन तो होशंगाबाद लगेगा ऑप्शन में, और हथनौरा रहा तो हथनौरा लगेगा ऑप्शन में, क्योंकि होशंगाबाद जिले के हथनौरा नामक जगह में, मतलब ये मोहल्ला है हथनौरा। और देखते हैं दोस्त अगला, प्रागैतिहासिक चित्रकला शैल मिला भीमबेटका से। ये गुफा में मिला है चित्रकला, हरिण का, बहुत सारे जानवर का चित्र मिला है, गुफा के अंदर है। अन्य तथ्य में क्या दिया हुआ है, डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा बुर्ज होम की खोज की गई। हाँ, डी टेरा और पीटरसन, किसको किसको कौन कौन खोजा, ये क्वेश्चन में आता है मिलाने के लिए, ज्यादातर मिलाने के लिए आता है। जैसे बुर्ज होम को किसने खोजा, यार ये सिंधु सभ्यता में जैसे है, मतलब कालीबंगा को किसने खोजा, फिर इसका मैदहा को किसने खोजा, ये सब खोजने का दे देता है मिलाने के लिए। यहाँ दिया हुआ है बुर्ज होम, ये नाम ही है, बार बार पूछा हुआ है। बुर्ज होम को किसने खोजा था, टी टेरा एवं पीटरसन द्वारा। डी टेरा और पीटरसन द्वारा बुर्ज होम की खोज की गई थी। डी टेरा और पीटरसन द्वारा बुर्ज होम की खोज की गई थी। और भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, मध्य पाषाण काल से। सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है अस्थि पंजर का मध्य पाषाण काल का। आगे वाला देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य में क्या दिया गया है, हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड्डी से बना हुआ मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेलन घाटी से। बेलन घाटी, लोहदा नाला बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। लोहदा नाला बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है, हड्डी से मातृ देवी की मूर्ति बनी हुई है। और बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतकों के दफनाने का स्थल, मेगालिथिक जिसको बोलते हैं। बृहत पाषाणिक मेगालिथिक स्मारक की पहचान की गई है मृतकों के दफनाने का स्थान से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। गैरिक मृत भांड पात्र नामकरण हुआ है हस्तिनापुर से। गैरिक मृत, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर से। भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त हुए 1861 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 1861 में। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ 1863 में। 61 में बना और 2 साल के बाद 63 से स्टार्ट हो गया पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान। पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हुआ। सरकार के विभाग के रूप में पुरातत्व सर्वेक्षण गठित हुआ कब, 1871 में, बहुत लेट में। पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में अलग गठन हुआ था, कब हुआ था, 1871 में। और यह है लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया। कर्जन के समय जो है वो सर्वेक्षण विभाग का केंद्रीकृत कर दिया गया, केंद्रीकृत करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। जॉन मार्शल को इसका प्रथम निदेशक बनाया गया 1901 में। अन्य संबंधित तथ्य देखते हैं, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य पुरा पाषाण काल को मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक की अधिकता के कारण फलक संस्कृति कहा जाता है। और यहाँ दिया हुआ है 14 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है
14 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है लंघनाद गुजरात से। 14 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? लंघनाद गुजरात से। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई 1867-68 में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारण किया गया 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। कहाँ से? लहुरा देव, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग, भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। हम लोग देखे हैं क्वेश्चन में भी, ये हम लोग रिकॉल कर रहे हैं माइंड मैप के द्वारा। लहुरा देव के बाद जो है वो चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीनतम भारतीय नवपाषाणिक स्थल है कोल्डिवा। लहुरा देव के बाद जो है नवपाषाणिक काली दूसरे नंबर पे है, तो कोल्डिवा है, चावल की भूसी वहां से मिला है। लहुरा देव अगर नहीं रहे और कोल्डिवा रहे, मेहरगढ़ भी नहीं रहे, तो कोल्डिवा आंसर होगा। अगर दिया जाए कि सबसे ज्यादा पहले कृषि का मतलब अनाज का प्रमाण कहाँ से मिला है, ऑप्शन में लहुरा देव भी नहीं रहे, मेहरगढ़ भी नहीं रहे, तो इसका आंसर होगा कोल्डिवा। अगर ऑप्शन में रहे तो कोल्डिवा होगा, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है लहुरा देव के बाद। चावल की भूसी यहाँ से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मक्का, इसको हम लोग मकई बोलते हैं। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मैक्सिको से। अभी भी सबसे ज्यादा उगाया जाता है मक्का, अमेरिका, मैक्सिको, ये सब में। नेक्स्ट देखते हैं, गुफा कराल का अर्थ होता है। गुफा कराल का अर्थ क्या होता है देखते हैं, कुल्ला अर्थात कुम्हार की गुहा। गुफा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुहा, कुल्ला अर्थात कुम्हार की गुहा। अगला देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में दो है, भारत में है लहुरा देव, भारत में लहुरा देव पड़ता है जो यूपी में है, पश्चिम यूपी में, और मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। तो हम लोग भारत का पहले देखते हैं, कृषि चावल प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लहुरा देव में मिला है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कृषि में क्या मिला है? चावल। 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच का इसको माना गया है। और मेहरगढ़ से जो मिला है गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य, वो 7000 ईसा पूर्व का। तो सबसे ज्यादा प्राचीन भारत में ही मिला है लहुरा देव से। इस प्रकार चावल का नोट में दिया गया है, इस प्रकार चावल का कृषि प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है। ताम्र पाषाणिक स्थल देख लेते हैं। तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था को ताम्र पाषाणिक स्थल कहते हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल का क्या है देखते हैं, देखिए यहाँ प्रमुख ताम्र पाषाणिक बस्तियों के विस्तार। ताम्र पाषाणिक बस्ती कहाँ कहाँ था ये देखते हैं। पहला है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण भी हुआ। ये राजस्थान में है, बनास घाटी में होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण हुआ इसका। और प्रमुख पुरास्थल है, बनास घाटी में प्रमुख पुरास्थल है आहाड़, ये भी राजस्थान में, आहाड़ ताम्र पाषाणिक स्थल है। आहाड़, बागोर भी राजस्थान में, ये सब ताम्र पाषाणिक स्थल है। बालाथल, ये सब आता है मिलाने के लिए। ताम्र पाषाणिक और सिंधु सभ्यता वाला कौन है? सिंधु वाला ताम्र पाषाणिक स्थल नहीं है ना, कोई कोई है जैसे कालीबंगा, ये सब, या मेहरगढ़ में भी सिंधु सभ्यता से लेकर पाषाण संस्कृति तक का भी साक्ष्य मिला है। बलथल है, ओजियाना है, और गिलुंद है। गिलुंद कई बार आ चुका है। और आहड़ और बागोर हमेशा आता रहता है। बालाथल और ओजियाना थोड़ा कम क्वेश्चन आता है। जाहिर चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य, बालाथल और ओजियाना से 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। और गिलुंद से क्या मिला है? गिलुंद भी राजस्थान में है, ये सब नाम इंपोर्टेंट है। 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य, गिलुंद से 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। मिट्टी की इमारत का साक्ष्य मिला है, कहीं कहीं पक्की ईंट का भी प्रयोग मिला है, और तांबे के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या क्या मिला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश ताम्र पाषाणिक स्थल का हम लोग बात कर रहे हैं। मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली, ये सब ताम्र पाषाणिक स्थल है। मालवा से क्या मिला है? चरखे और
तकलियों के साक्ष्य, मालवा से मिला है चरखे और तकलियों के साक्ष्य। कायथा से मिला है, कायथा मध्य प्रदेश ताम्रपाषाणिक स्थल। नाम सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ की बस्तियां किला बंद है, कायथा की जो बस्तियां वो किला बंद है। तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य मिले हैं कायथा से। एरन से मिला है किले बंद बस्तियों के साक्ष्य। और नवदा टोली से मिला है, नवदा टोली ताम्रपाषाणिक स्थल मध्य प्रदेश का। खरगोन जिले में स्थित, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित उत्खनन HD संकलियान द्वारा। चाकोर HD संकलियान द्वारा इसका ये हुआ है उत्खनन। चाकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणिक स्थल देखते हैं। अहमदनगर जिला में जो है, महाराष्ट्र में है, पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला में 3 ताम्रपाषाणिक स्थल है। एक जोरवे है, नेवासा है और दैमाबाद है। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद ये कहाँ है? महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये पर्सन का साक्ष्य मिला है नेवासा से। और अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। दूसरा पुणे जिला में, अहमदनगर जिला और पुणे जिला दोनों में, इन दोनों जिलों के सभी ताम्रपाषाणिक पुरास्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र में जो भी है वो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। पुणे में मिला है क्या क्या? पुणे में ताम्रपाषाणिक स्थल है प्रकाश, नासिक और इनाम गांव बहुत बार पूछा हुआ है। और चंदौली और सोनगांव। इनाम गांव में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। इनाम गांव में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। किले बंद एवं खाई से घिरी बस्ती मिली है और माता देवी की मूर्ति भी मिली है। पूर्वी भारत जो ताम्रपाषाणिक स्थल है वो क्या है? पांडु राजर डिब्बी, महिषदल। और अन्य स्थल है बिहार में चिरांद। बिहार का चिरांद, ये बिहार का इम्पोर्टेंट है, फुल इम्पोर्टेंट है एकदम, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बिहार में चिरांद, सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह भी है। ताराडीह, सोनपुर, सेनुवा और चिरांद, ये बिहार का ताम्रपाषाणिक स्थल है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खराडी नरहन है, कैराडी नरहन। बिहार का याद रखना है। चिरांद में क्या क्या है? बिहार में चिरांद है, चिरांद ताम्रपाषाणिक स्थल है बिहार का। और बिहार का सेनुवार भी ताम्रपाषाणिक स्थल है। बिहार का सोनूपुर भी ताम्रपाषाणिक स्थल है। और बिहार का ताराडीह भी ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो हम लोग माइंड मैप वाला भी देख लिए, 1 लाइनर। ये पाषाण काल खत्म हुआ। अब हम लोग अगला जो स्टार्ट करेंगे वो सैंधव सभ्यता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है। इसमें जो हम करा रहे हैं विश्लेषण के साथ, जिसमें घटना चक्र में जो नीचे लिखा रहता है विश्लेषण थोड़ा सा उसके साथ कराना है या नहीं कराना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराना है, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये माइंड मैप वाला जो लास्ट में किया हम लोग, वो भी करना है कि नहीं करना है वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। लेकिन माइंड मैप लास्ट में रिविजन की तरह हो जाता है, पीछे का याद आ जाता है, रिकॉल हो जाता है, तो ये अच्छा है। लेकिन आप लोग कमेंट जैसा कीजिएगा वैसा होगा। इसमें क्या क्या ऐड करना है, अगर कुछ लगता है तो बोल सकते हैं कमेंट में। अगर अच्छा लगता तो लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और ये सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो फिर